हाँ जी बेटे प्लीज, बस हो गई, काफी बात है। हम लोग सारे बेटे जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो कंपनीज अकाउंट पढ़ा करते थे, कंपनीज एक्ट जो पढ़ा करते थे 1956 था पुराना। उससे पहले और भी कई रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो एकदम से इमीडिएट जस्ट बिफोर इससे पहले जो था वो 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन गवर्नमेंट को जरूरत लगी कि इसको चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने इसको चेंज किया और एक नया कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज द कंपनीज एक्ट 2013। अब क्योंकि जब किसी चीज की रिप्लेसमेंट होती है, हर कोई जानता है कि रिप्लेसमेंट का कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। आप लोग भी रिप्लेस करते हैं, कुछ भी रिप्लेस करते हैं, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपनी बुक्स, अपने कपड़े, उसके रीजन होते हैं। यही बात यहाँ पर है कि क्या रीजन रहा। तो सबसे पहले क्या आया कि वाई द कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनएक्टेड। क्या कह रहा है देखो, आ रहा है सबको पढ़ने में ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया, हम लोग किस तरह से लॉ बनता है उसका पहले एक बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जब इस लॉ के बनाने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले क्या आया, क्यों, क्या रीजन हो रहे थे मार्केट में, क्या रीजन हो रहे थे इंटरनेशनल सिनेरियो में। हम लोग 1956 के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैंडल कर रहे थे। आपने अगर देखा होगा, आपका अकाउंट्स भी चेंज हुआ है, आपके अकाउंटिंग सिस्टम चेंज हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि पहले हम कभी इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की एक्सप्लोरिंग बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आनी शुरू हुई, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अदर कंट्रीज में जाने शुरू हुए, तो कोप अप करने में दिक्कत हो रही थी। हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कुछ और था, हमारे कंपनीज के रूल्स कुछ और थे, जब बाहर जाओ तो रूल्स कुछ और हैं, आपस में कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बन रही थी। और जब एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने की बात आती थी तो वी फेस लॉट्स। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये सिस्टम लाए गए, उधर चेंज किया गया हमारा पूरा कंपनीज अकाउंट के सिस्टम, और इधर चेंज किया पूरा कंपनीज एक्ट। दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली धीरे धीरे करके परसू किया गया। और जब परसू किया गया तो उसके पीछे रीजन क्या था, देखो सबसे पहले ड्यू टू चेंजेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहला आपके पास दिमाग में यही रीजन रहना चाहिए कि हमारे पास जरूरत क्यों थी, क्योंकि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर काफी कुछ चेंजेस हो रहे थे। अगर सिंपल एक हल्का सा बताऊं, अकाउंट्स के अंदर जैसे ये तो लॉ है हमारा, अकाउंट्स में जब हम ऑप्ट किया करते थे, अपने अकाउंट्स बनाते थे, जब फॉरेन कंट्रीज में अगर हमारी कंपनी जाती थी तो वो अकाउंट्स कुछ अलग अलग तरह से बनाती थी। और आप जानते होंगे कि हमें फिर एक मर्ज रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी पड़ती है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। हम लोग उनके हिसाब से नहीं समझ पाते थे, वो लोग हमारे हिसाब से नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वहां का प्रेजेंटेशन कुछ और, यहाँ का प्रेजेंटेशन कुछ और।
तो उस चीज़ को पहले इंटरनेशनल मार्केट के साथ कॉम्पेटेबल बनाया गया कि जिस तरह से प्रेजेंटेशन सेम हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत पहले कभी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा पार्ट नहीं हुआ करता था, मैंने बताया वो पहले शायद कि पहले फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हुआ करता था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। हमारी जो कंपनीज की बैलेंस शीट है, आप लोगों ने देखा होगा, आपको तो खैर पता ही नहीं होगा पुरानी वाली क्या थी, क्योंकि आपको याद एक नई सिरे से कराई गई है। पुराने टाइम की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी, अब आपकी वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल और वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में वर्टिकल, दोनों के बीच में मैचिंग बड़ा मुश्किल था, उसको चेंज किया गया। यही बात कंपनीज लॉ के अंदर आई, क्योंकि हमारे जो लॉस थे वो कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट से कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बिहार के अनिल अग्रवाल हैं, जिन्होंने इंडिया छोड़ा और अब्रॉड सेटल्ड हुए, और उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए कमाए, और वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ इंडिया में आए। उनका एम था कि जितना भी पैसा मैंने बाहर से कमाया उसका बहुत बड़ा पार्ट मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, है ना, है तो इंडियंस ही। लेकिन जब वो इंडिया में आए तो उनको बहुत सारे लॉस की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। उन लॉस की डिफिकल्टीज के कारण एक बहुत बड़ा टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। बहुत बड़ा टाइम, अगर आप कभी फोकस करेंगे उनके बारे में पढ़कर देखिएगा, हो सकता है कि उन्होंने मतलब एक वैसे पॉइंट से कि भाई बुराई तो नहीं कर सकते, इंडिया में रहना है तो कैसे खुलकर बोला जाए, क्योंकि किसी भी एजेंसी के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया था कि बहुत सारी जगहों पर उनको जो लॉस को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि वो अपनी कंपनी को स्टार्ट ही नहीं कर पाए। अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी जब इंडिया के अंदर आई तो उन्होंने बड़ी ऑब्जेक्शन की कि हमारे इतने सारे हमें लॉ फेस करने पड़ते हैं, और इतने सारे वो हैं हिंड्रेंसेज हैं कि हिंड्रेंसेज को हम क्रॉस ही नहीं कर पाते और स्टार्ट ही नहीं हो पाता। बहुत सारी कंपनीज को ये प्रॉब्लम आई। और इंडिया जिस स्टेज पर अभी हम हैं, देर इज अ फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन लॉज एंड लॉज, मतलब फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं लॉ के अंदर। तो उन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है? टू कॉम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट। तो सबसे पहला जो सिनेरियो है, हालांकि बात छोटी सी, आप कहोगे कि इतना लंबा इसको क्यों खींचा जा रहा है, ड्यू टू चेंजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्योंकि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नेशनल तो है ही है लेकिन इंटरनेशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से कंपनीज एक्ट को चेंज किया गया और नए कंपनीज एक्ट 2013 को डाला गया। सेकंड क्या था? टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो, ग्रोथ कब होगी किसी भी कंट्री की? ग्रोथ डिपेंड करती है इंडस्ट्रीज के ऊपर। इंडस्ट्रीज जब तक स्ट्रांग नहीं होंगी, क्या तब तक ग्रोथ हो सकती है? इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप होंगी? आज अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ क्या है। अगर फिर जब आप उसे कंपेयर करें कि वो लॉ आपको बहुत सफर करा रहे हैं, वो लॉ की वजह से बड़ी हिंड्रेंसेस क्रिएट हो रही हैं और आप नहीं कर पाएंगे, तो 1956 के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीजें थी, पुरानी बातें 56 आप कंपेयर करके देखो 1956 में इंडिया क्या रहा होगा। जस्ट कुछ साल पहले तो फ्रीडम मिला था, है ना। उस वक्त क्या था? ट्रांसपोर्ट के नाम पर ट्रेन और बसेस। ट्रेन भी कैसी थी आप समझ सकते हैं। आज हमारे पास क्या है? मेट्रो है और बुलेट ट्रेन बनने वाली है। तो ये सब चीज़ों की जो चेंजेस आए, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करते थे लॉ को, तो लॉ कुछ अलग थे। किसी भी कंपनी की स्टेब्लिशमेंट करनी है तो उसके ऊपर रूल्स कौन से एप्लीकेबल होते थे? 1956 के। और जहां पर पता चला कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या बना? कंपनीज एक्ट 2013। तो जिसमें सबसे पहला आपके लिए क्लियर रहेगा कि सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करने की जरूरत थी। दूसरा, जो हमारी ग्रोथ थी वो ग्रोथ रुकी हुई थी, उस ग्रोथ को हमने फोकस किया। तो ये दो चीजें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी जिनको दूर करना था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्या क्या है। जब हम कंपनीज एक्ट 2013 में आए, कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस के साथ इसकी इंट्रोडक्शन हुई। कम है इस वक्त, लेकिन अमेंडमेंट्स बहुत सारे, क्योंकि जिस वक्त स्टार्ट किया तो सारे, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इम्प्लीमेंटेड हो रखे हो। कुछ उसमें से जो अमेंडमेंट करने के बाद कुछ हटाने की जरूरत पड़ी तो हटा दिए गए, लेकिन अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं। कंटिन्यूसली 2013 से लेकर अब तक एक रेगुलर अमेंडमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो
सबसे पहली बात 470 सेक्शन जिस वक्त स्टार्ट हुआ, 7 शेड्यूल्स। इसके बाद क्या कह रहा है, पूरे कंपनीज एक्ट को 29 चैप्टर्स में इसने डिवाइड किया है। कहीं इस तरह का बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो बेसिक एक हल्का सा आइडिया हो। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इन फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। बेटे ये ध्यान रखिएगा, आगे तो आपको कंपनी लॉ पूरा डिटेल में पढ़ना है जब आप इंटर में आएंगे, तो बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रूल्स के अंदर चला गया। रूल्स बनाए गए, उन रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नेंस बढ़ाई गई कंपनीज एक्ट की, कंपनीज लॉ की। ये हमारा है इसके अंदर कंट्रीज। एम क्या था इसका, डिफिकल्टीज हमें पता चल रही थी, तो एम क्या था, इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऊपर वाले से रिलेटेड देखो, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की बात हो रही थी। ये क्या कह रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। अभी मैं ये कह रहा था ना कि अग्रवाल साहब आए, उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई कि हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट टाइम पर इंडिया को नहीं मिल पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप, कि उस वक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं था। उस वक्त हम लोगों के पास रेगुलेशंस इतने टफ थे, इतने कंजस्टेड थे कि उनको इम्प्लीमेंट कर पाना, एक एनओसी नहीं ले पाए थे वो, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं ले पाए अपनी कंपनी की फैक्ट्री की नींव डालने के लिए। और भी कई कह रहे कई साल तक उनको लगे, कई साल, वो बेचारे सारा बिजनेस छोड़कर इंडिया आए और वो कई साल उन्हें लग गए सिर्फ ये इधर से उधर धक्के खाने। उन चीजों को ठीक किया गया। फिर क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। माल्या साहब चले गए किंगफिशर को बुरा हाल करके, किंगफिशर एयरलाइंस को। इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो नुकसान झेल जाते हैं। कोरोना का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ, एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, मिडिल क्लास से नीचे लोगों। मिडिल क्लास भी एक बार के लिए सरवाइव कर गया, लेकिन जो मिडिल क्लास से नीचे था उस बेचारे को तो कई लोगों को बिजनेस तक बंद करने पड़े, माइग्रेट होना पड़ा। यही बात यहाँ पर माइनॉरिटी की आती है कि जब एक बड़ा जहाज डूबता है तो उसके अंदर वो माइनॉरिटीज लोग जिनके पास अपना कुछ भी नहीं होता, छोटे छोटे से होते हैं बेचारे, वो सबसे पहले डूब जाते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं, 51% शेयर होल्डर जिसके पास चला गया वो मेजोरिटी में चला गया। 49% वो छोटे छोटे होते हैं, किसी के पास 10 शेयर, किसी के पास 1 शेयर, किसी के पास 100 शेयर, ये छोटे छोटे लोग होते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है। आज शेयर मार्केट क्रैश करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, जिसने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया और वो बेचारा उसी के भरोसे बैठा होता है, खत्म, फिनिश्ड हो जाता है, उसका स्टेटस खत्म हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन आती है सबसे ज्यादा आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 बना तो उन्होंने एक फोकस किया इसके ऊपर कि जो माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट है उसको सेफर साइड मिले, जिससे कि कुछ लोगों की गलती की वजह से एक बहुत बड़ा छोटा क्राउड बर्बाद ना हो, है ना। उनको स्ट्रेंथन करना, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट कह रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। देखो ये ध्यान रखना, पहले तो होता था ना जो आवाज उठाएगा गोली मार दो, जो आवाज उठाएगा गोली मार दो। किसी ने कंपनी में से आवाज लगाई कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, उसको निकाल बाहर करो, उसको धमकी दे दो, तुम्हारे को ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। पिक्चरों में जो दिखाते थे उसका बहुत बड़ा पार्ट सच भी होता है। किसी को गोली मार दी, किसी को धमका दिया, किसी को कुछ कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज ना उठा पाए। विसल ब्लोअर्स बेसिकली कौन होते हैं, विसल ब्लोअर्स हैं जो आवाज उठाते हैं आपके फेवर में या किसी गलत आवाज, किसी गलत काम के अगेंस्ट, वो विसल ब्लोअर्स है ना। पिछले चैप्टर में भी तो आया था, है ना। तो वहां पर क्या था, प्रोटेक्शन दी थी ना। उन्होंने क्या कहा था, एनसीएलटी ने क्या कहा कि भाई जो आवाज उठाएगा उसको एकदम से नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, जो आवाज उठाएगा उसको कोई इस तरीके से ना डिमोट करेंगे ना सस्पेंड करेंगे, वो सब चीजें। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो रीजन क्या है
विसिल ब्लोअर्स पर फोकस किया गया, क्योंकि कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा क्राउड एक्टिव होता है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लोग हिम्मत वाले भी होते हैं, कुछ लोग डरपोक होते हैं। अगर मान लीजिए एक अच्छा डरपोक जिसको पता है कि कुछ गलत हो रहा है, अच्छा डरपोक कह रहा हूँ, अच्छा हिम्मत वाला इंसान, अगर उसे पता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो उसके अगेंस्ट आवाज उठाएगा तो कहीं तो कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन करेगा तो उसको सेफर साइड देना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम जब कंपनीज एक्ट 2013 बना तो उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसिल ब्लोअर्स। उन्होंने विसिल ब्लोअर्स पर फोकस किया एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू क्लास एक्शन सूट, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। बहुत लीस्ट था, होता तो हर कुछ है, लेकिन जिसका जिक्र बहुत छोटा सा है या जिसके लिए प्रोविजन या जिसके लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस ज्यादा बड़ी नहीं है, वहां पर वो लोग डोमिनेट फील कर जाते थे, दब जाते थे बेचारे। लेकिन जब उनको पता चला कि हमें प्रोटेक्शन मिल रही है तो उन्होंने आवाज उठाई। आज बहुत बड़े घोटाले कैसे उजागर हो जाते हैं? इंटरनली कंपनी के सोर्सेज से ही। अगर आपने पुरानी पिक्चर देखी हो कुछ एक, तो पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि भाई किसी ने कंप्लेंट की, अंदर से ही कंपनी में से ही कंप्लेंट होती थी और बेचारा छुप छुप कर। आज भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि मान लीजिए आपने कोई कंप्लेंट लिखानी है किसी के अगेंस्ट, तो कंप्लेनेंट से उसका नाम पूछा जाता है, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी पूरी डिटेल। अब मान लीजिए आप किसी एक बड़े नेता के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, मान लीजिए आपके आसपास कोई भी एमएलए या एमपी जो कुछ गलत कर रहा है, और आप अपने नाम से उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर देते हैं, आपका एड्रेस भी चला गया, तो उसका खामियाजा क्या हो सकता है? जो पिक्चरों में दिखाते हैं, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, पानी का कनेक्शन कट जाएगा, वो आपके इंक्रोचमेंट का नोटिस आ जाएगा। पता चला यूपी में तो हो रहा है ना कि जरा सा कुछ करा, पता चला बुलडोजर पहुंच गया, बिल्डिंग साफ। एक तरीके से क्या है, ये थ्रेट तो है। थ्रेट दोनों तरीके का होता है। अगर कोई गलत है तो गलत लोगों को थ्रेट है गवर्नमेंट से फिर कि वो गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा है और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए भी तो थ्रेट हो गया। बट यहाँ पर उन्होंने विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दी, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दी कि आप निश्चिंत रहें, आपका पैसा सेफ जोन में। ठीक है जी। तो सूट से रिलेटेड है, मतलब कोर्ट केसेस से रिलेटेड बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, लास्ट में कंक्लूड कैसे कर रहे हैं? दिस इनएक्टमेंट सीक्स टू मेक आर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस मोर कंटेम्प्ररी। मोर कंटेम्प्ररी मतलब देखिए कंटेम्प्रेरी होता है, लास्ट टाइम इधर से पूछा था किसने, कंटेम्प्रेरी होता है कि एज पर सिचुएशन, जिस वक्त जैसी जरूरत है उस वक्त वैसी स्टेप फॉरवर्ड कर दी गई। सीजन चेंज, एसी बंद कर दिया, अभी 15 दिन बाद शायद पंखा भी बंद हो जाएगा, और 15 दिन बाद ये सब दरवाजे बंद, ये दरवाजा बंद, सबके स्वेटर जैकेट्स आ जाएंगे। हम अपने आप को कंफर्ट में लाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यहीं पर बात ये है कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 आया उसको कंटेम्पररी बनाया गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 1956 जो था वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुइटेबल नहीं था, आज की जो सिनेरियोस थे उसमें वो कॉम्पिटेबल नहीं था। ठीक है जी। तो ये था एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज सेकंड पॉइंट, अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब कंपनीज एक्ट 2013 बना तो इसके अंदर किस किस तरह की कंपनीज का इंट्रोडक्शन हुआ। एक लिस्ट बना दी गई। सबसे पहली बात तो इस एक्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि 2013 के बाद तो जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका किसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 में। तो क्या जो पहले से रजिस्टर्ड कंपनीज है उनको कुछ नोटिस दिया गया या उनको कहा गया कि आप अपने आप को इस 13 में करो? तो ऐसा नहीं। इससे पहले के एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड है उन कंपनीज को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, यानी या तो 2013 में जिनका रजिस्ट्रेशन हो या उससे पहले का।
सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज, मैंने स्टार लगाया, स्टार के बाद इनको पढ़ेंगे स्टॉक इंश्योरेंस बैंकिंग एंड कंपनीज इंगेज इन जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ अभी आ रहा हूँ, उसके नीचे मैंने स्टार लगा दिया, बता रहा हूँ उसके बाद। ये तीन देख लिए ध्यान से। हाँ जी बेटे क्या हुआ? अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी कि हाँ जी अब तो इसमें से पढ़ लेंगे, बोलने दो सर को। इंश्योरेंस बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की बात कर रहे हैं हम, तीन तरह की कंपनीज। बेटे ये तीनों कंपनीज का अपना अलग रेगुलेशन रहा है, अपना अलग एक्ट रहा है। अब 13 ने उसमें मिक्स कर दिया कि अब ये 13 के अंदर इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन नीचे स्टार को जरा पढ़ लो। स्टार लगाकर तीनों का मैंने अलग से लिख दिया है। क्या कह रहा है? एक्सेप्ट वेयर प्रोविजन ऑफ सेड आर सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ, यानी अगर मेरा 2013 में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और मैं इस तरह की कंपनीज के ऑलरेडी एक्ट के किसी प्रोविजन को ओवर रूल कर रहा हूं, उनको छोड़कर, अगर मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाई और मैं इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहा, मैं 13 में रजिस्टर्ड हो गया तो ठीक है, लेकिन जो इस एक्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं क्या उनको आप कुछ करोगे? नहीं। एक्सेप्ट यानी या उनको बंद करोगे या उनको कुछ नोटिस दोगे तो वो अलग है। यानी आपको ध्यान रखना है कि 13 में और उनके एक्ट में किसी प्रोविजन के अंदर कोई आपका कॉन्ट्राडिक्शन है, उनको छोड़ देंगे आप, वो उसी के अंदर, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हीं की बात हो रही है। कौन सी? इंश्योरेंस कंपनी किसके अंदर रजिस्टर्ड रही होंगी? या तो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। इंश्योरेंस एक्ट कब का था? 38 का। या फिर IRDA। IRDA की फुल फॉर्म क्या थी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 99। बहुत लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है ये, वो 38 का था। ठीक है जी, यानी वो कंपनीज की बात हो रही है। बैंकिंग कब का है? 49। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब का है? ये भी बहुत लेटेस्ट है, 2003। उसमें पहले से लिख दिया एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन। वो सब कंपनीज किसके अंदर चली जाएंगी? 2013 वाले के। फिर क्या कह रहा है? एनी अदर कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। कभी कभी कुछ एक्ट, कोई एक्ट मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग आया, अगर उसके अंदर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन अब वो एक्ट मान लीजिए नहीं है, बट वो कहां पहुंच जाएंगी? वो कंपनीज किसके अंदर आ जाएंगी? ऑटोमेटिकली हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। ठीक है जी, यानी जो भी कंपनी या तो किसी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है या किसी कंपनी के लिए ऑलरेडी स्पेशल एक्ट था और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी था, वो सब कंपनीज, एक 6 कंपनीज की लिस्ट बना दी गई जो किसके अंदर आ जाएंगी? कंपनीज एक्ट 2013 उनके ऊपर गवर्न हो जाए, सिर्फ 3 तरह को छोड़कर। समझ गए? ये हमारा एक सिंपल सा था कि अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाए, लेकिन कभी पूछा नहीं गया अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा बेटे, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चीज नहीं पूछी गई तो आप उसे छोड़ देंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, आएगा तो 3 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। द मेन चीज अब हमारी स्टार्ट हो रही है, कंपनी, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स पढ़ेंगे हम। ये थोड़ा सा एक बार बेशक से पेन पेंसिल खोल लीजिए, कॉपी लिख लीजिए, डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार हो जाए तो इजी रहेगा। डेफिनेशन वही पुरानी वाली है कंपनीज को लेकर, जो आप लोगों ने अपनी 12th की बुक्स में भी पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा उनको अलग अलग ऑथर्स के द्वारा उन्होंने प्रिसाइज किया है, क्योंकि MCQ नहीं आता है तो इसलिए ऐसा कोई इसमें आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑथर के नाम से ही डेफिनेशन लें या किसी ऑथर के नाम से लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथर का नाम मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि नोट्स की बात आ रही है तो ऑथर लिखा जा रहा है, अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता ऑथर को मेंशन करना।
जितना सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है ऑथर उतना मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो बेटे, हम सब जानते हैं कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हर डेफिनेशन में कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, अ कॉर्पोरेशन। जब ये डेफिनेशन इन्होंने पहली बार दी थी तो कॉर्पोरेशन की जगह कंपनी लिखा हुआ था बेटा, ये ध्यान रखिए। जब ये डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन थी अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन आज कंपनी को किस नाम से प्रोनाउंस करने लगे हम, कॉर्पोरेशन से। हम उसे कॉर्पोरेट बॉडी कहते हैं, इसलिए उसके आगे साथ कॉर्पोरेशन ही लगता है। कंपनी हमेशा अब कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से ही जानी जाती है, कॉर्पोरेशन के नाम से जाती है। देखो क्या कह रहा है, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी या कॉर्पोरेशन क्या है, इस वक्त आर्टिफिशियल पर्सन है, हम पहले से ही जानते थे। बीइंग इनविजिबल, हम देख तो नहीं पाते उसे, ना छू पाते। इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, उसकी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ओनली। हम लोग नेचुरल पर्सन है, हमारा नेचुरल बर्थ होता है, लेकिन इसका बर्थ किसकी तरफ से होता है, बाय लॉ। ये उन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी। प्रोफेसर हेनरी क्या करें, वही जो कॉर्पोरेशन बोला था, इन्होंने क्या लिख दिया, कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नहीं अभी मत लिखना, बता रहा हूँ। कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वहां पर भी लिखा था आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, हर कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी का मीनिंग क्या था, अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन फिर भी एक हल्का सा रफ। सेपरेट एंटिटी मतलब कंपनी डिफरेंट है अपने मेंबर्स से, जो मेंबर्स उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे अलग मानी जाती है। सेपरेट एंटिटी, अलग दर्जा है, हालांकि उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एकदम अलग पर्सन मानी जाती है, जिसको कहा जाता था आर्टिफिशियल पर्सन। विद अ परपीचुअल सक्सेशन, क्या था परपीचुअल सक्सेशन, विल नेवर डाई, विल नेवर डाई, अमरता है ना, मैं बोलता हूँ ना अमरता का वरदान मिला हुआ है। मरेंगे तो सिर्फ कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो लॉ के अंदर डिफाइंड है प्रोसेस बाइंडिंग अप का, उसी के द्वारा एक कंपनी की डेथ होगी, अदरवाइज कंपनी परपीचुअल सक्सेशन को लेकर चलती है। एंड अ कॉमन सील, ये जो एंड अ कॉमन सील है, अभी हालांकि इसके ऊपर भी अमेंडमेंट आ गया है, कॉमन सील को लेकर अमेंडमेंट आ गया है, लेकिन उस वक्त तुमने डेफिनेशन दी थी कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसे लिखा जाता था, क्रिएटेड बाय लॉ विद सेपरेट एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन। बट द इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो डेफिनेशन थी जो पुरानी चली आ रही है हमारे पास, हमारे एक्ट ने भी डेफिनेशन दे दी। आपको ये मेंशन करना, आपके एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, सेक्शन 2, मैंने पहले ही कहा था सेक्शन 2 डेफिनेशन देता है, क्या कह रहे हैं, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द, दैट्स ऑल। इसलिए मैं कहता लिखना ज्यादा नहीं, ये आपका मेन है सिंपल सा, बाकी सब फीचर्स में काउंट हो जाएंगे। जो पहले डेफिनेशन होती थी वो सब किस में चले जाएंगे, फीचर्स। तो मेन चीज हमारी क्या बन गई कि कंपनी विच एवर वॉट एवर इज रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, आप पूरा लिख देना, मैंने एक्ट का नाम नहीं लिखा है, अंडर द एक्ट द कंपनीज एक्ट 2013, उसको क्या कहा जाएगा, वो हमारी कंपनी कहलाएगी, कंपनी की डेफिनेशन। ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच में समझाने की कोशिश की थी कि पहले जैसे बच्चों को आदत है कि भाई ऑथर्स, पहले मार्शल ने कहा फिर हैनी ने क्या कहा, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। अदरवाइज जो आज की डेट की जो लेटेस्ट अप्रोच है वो सारी सीधा एज पर एक्ट सेक्शन 220। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने क्या कहा कि जो वो डेफिनेशन लिखते थे वो सब फीचर्स में डाल दिए। आपसे आज ये कहा गया कि आप कंपनी को कैसे डिफाइन करोगे, जिसका रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग हुआ है, दिस इज नोन एज कंपनी। ठीक है। फीचर्स,
अब हमारे पास फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहला फीचर यही था, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, दो चीजों का वर्ड का मिक्सचर है, देखो सेपरेट और लीगल। सेपरेट क्या हुआ, अदर देन मेंबर्स, अदर देन सब्सक्राइबर्स। लीगल क्या हुआ, क्योंकि आपकी जो क्रिएशन है एज पर लॉ है, आपके पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके पास एक लीगल एंटिटी है और कुछ नहीं। हमारे पास अपनी एक बॉडी है, सबके पास इंडिविजुअली हमारा ये अपना एंटिटी है कि ये मैं हूँ, ये आप हैं, ये आप हैं। लेकिन कंपनी के पास क्या है, दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंपनीज एक्ट के अंदर उसको जो रजिस्ट्रेशन होकर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो उसको दिखाते हैं कि ये मैं, और कुछ नहीं दिखा सकते कंपनी। ठीक है जी, क्लियर। तो ये सेपरेट एंटिटी है। अब जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, हमें पता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होते ही मैंने वो जो आपका पैराग्राफ है आपको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, इजी टू अंडरस्टैंड। आपके पास जैसे हम लोगों ने 8 पॉइंट्स लिए, तो 8 में से आपको पास जब पढ़ोगे तो आराम से 3-4 तो पहली बार में याद रह जाएंगे, जहाँ एक बार और पढ़ लोगे तो आपके पास मैक्सिमम पार्ट याद हो जाएगा। सबसे पहला हमने क्या कहा कि कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड होगी उसके पास क्या आ जाएगा, एक्वायर्स, क्या एक्वायर करेगा, कैरेक्टर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स हु कंपोज इट। बनाया किसने, सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी आगे आकर वो भी डिस्कस होगा, उसमें जो उनके नाम होते हैं वो सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। मेंबर्स जो जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो मेंबर्स कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी उससे एकदम अलग है। सेकंड, it comes to have almost same rights and powers as a human being, subject to some restriction। जो एक ह्यूमन बीइंग, हम खाना खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, ये हमारी अपने कुछ हमारे पास प्रिविलेजेस हैं, जो क्योंकि हमारे पास एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बस फर्क क्या है कि उनके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सारे के सारे वो काम कर सकती है, सारी एक्टिविटी कर सकती है एक कंपनी। भाई आप एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ें तो बाकी आप क्या करते हो, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो तो कंपनी को एक नंबर मिलना ही मिलना है। हर चीज आप कुछ भी सोच कर देखिए, खाने पीने और ये हैंडशेक वगैरह करने से अलावा आप बताकर देखिए कोई दूसरी एक्टिविटी जो भी आप करते हैं ऑन पेपर्स, वो क्या कंपनी कर सकती है कि नहीं, गुड्स खरीद सकती है, बेच सकती है, क्या कह रहा है, एग्रीमेंट आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो हर आप एक्टिविटी कर सकते हो। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप जो हम बोल रहे थे कि क्या आप कर सकते हो एज अ कंपनी, ओन प्रॉपर्टी, कंपनी अपनी खरीद सकती है प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है कंपनी। रिलायंस के नाम पर बहुत सारी एसेट्स हैं, टाटा के नाम पर बहुत सारी एसेट्स हैं। हैव बैंक अकाउंट, आप देखते होंगे करंट अकाउंट खुलता है ना, कंपनीज का करंट अकाउंट खुलता है, डिफरेंस है। ह्यूमन बीइंग का सेविंग खुलता है, कंपनीज का करंट खुलता है। कंपनीज का सेविंग अकाउंट नॉर्मली नहीं खोलते, नॉर्मली नहीं खोलते। मैनेजर की पावर है, मैनेजर को कुछ एडिशनल पावर्स दी गई हैं, अगर मैनेजर चाहे तो उन पावर्स का यूज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, मैं पहले ये बता। फिर क्या कह रहा है, रेज लोन्स, माल्या साहब ने लोन ही तो लिया था, किंगफिशर क्यों बर्बाद हुई, लोन लिया, लोन लेने के बाद उसे उतारा नहीं गया, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इस कदर हो गया कि आज कंपनी जो कमाती है उससे ब्याज भी पूरा नहीं दे पाती, स्टाफ की सैलरीज वगैरह डाइसी हो गई। अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी रेंट पर है तो उनका रेंट देना मुश्किल हो गया, बिजली पानी के बिल देने मुश्किल हो गए। इनकर लायबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटीज तो इनकर हो ही जाएगी। अगर कोई आप एसेट उधार खरीदते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो लायबिलिटीज ही तो इनकर हो गई, ठीक है। तो यानी सब काम कर सकते हैं। घर होगा, बिल्डिंग होगी, तो बिल्डिंग में बिजली का कनेक्शन भी कंपनी के नाम आ जाएगा, पानी का कनेक्शन कंपनी के नाम आ जाएगा,
हाउस टैक्स कंपनी के नाम जाएगा, तो इसका मतलब सब कुछ क्या कर रही है, कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। क्या मेंबर के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है? नो, मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके पास शेयर्स हैं लेकिन आप उसके बावजूद भी कंपनी के साथ सेल परचेज कुछ भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी टू इट। तो मेंबर्स डील कर सकते हैं कंपनी के साथ। आगे आकर हम एक केस भी पढ़ेंगे जो सालोमन वाला केस है। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन sue एंड नॉट इट्स मेंबर्स। ये कौन से डेट्स की बात हो रही है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ऊपर वाली स्टेटमेंट से। ऊपर तो लिखा है मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट एंड इनकर लायबिलिटी। तो नीचे वाला क्या है, दोनों अलग अलग हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा है तो मेंबर्स उस चीज को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता। मेंबर ने, हाँ, जो जिसकी लायबिलिटी है वही तो कोर्ट जाएगा, मेंबर्स नहीं जा सकता। अगर मेंबर्स ने लायबिलिटी इनकर की हुई है तो फिर वो कोर्ट जा सकता है। ये चीज है, इसलिए दोनों को कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट मत कर देना आपस में कि भाई ये क्या हो गया, ऊपर तो आप मना कर रहे हो, नीचे आप कह रहे हो। फिर क्या कह रहा है, अ कंपनी इज केपेबल ऑफ owning, enjoying and disposing of property in his name, क्योंकि ऊपर जब खरीद सकते हैं तो बेच भी सकते हैं। एसेट्स कंपनी की है, कंपनी उसको ओन करती है, उसको एंजॉय करती है। फिजिकली तो एंजॉय नहीं कर सकती, लेकिन वो किस तरह से एंजॉय कर सकती है कि उसका स्टाफ उसको यूज करेगा, तो इसका मतलब कंपनी एंजॉय कर रही है उसको, है ना। मेंबर्स की मीटिंग हो रही है तो मेंबर्स के थ्रू उसको एंजॉय कर सकती है, इस तरह से। तो कई बार बच्चों के थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होते हैं कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं है, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेंबर्स उसके अपनी बॉडी का पार्ट है, तो उनके थ्रू, स्टाफ उसकी बॉडी का पार्ट है, स्टाफ के थ्रू। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। ये तो सिंपल है, कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की। वो किसकी है, कंपनी की। क्या वो शेयर होल्डर्स की है ना, पार्टनरशिप में थी, एलएलपी में नहीं थी, क्योंकि एलएलपी भी क्या थी, कॉर्पोरेट बॉडी, है ना। एक अलग स्पेशल एक्ट बन गया एलएलपी, तो एलएलपी के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई। वो जो ऊपर जैसे स्पेशल एक्ट वर्ड यूज हो रहे थे, ये इस तरह के स्पेशल एक्ट होते हैं। अब कल को मान लीजिए एलएलपी एक्ट खत्म कर दिया जाए, तो एलएलपी के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनीज है क्या वो खत्म हो जाएंगी, नहीं, फिर वो इनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 उनको अपनी उसमें ले लेगा, टेक ओवर में, कि चिंता ना करो, आपके लिए हमारे पास गाइडलाइंस है। फिर क्या कह रहे हैं कि मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इसको लेकर नीचे केस भी डिस्कस कर रहे हैं। जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं तो उसके इंश्योरेंस से आपका क्या लेना देना। जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं तो उसका इंश्योरेंस का मतलब ही नहीं बनता आपसे। इंश्योरेंस कौन कराएगा, आपकी कार का इंश्योरेंस कौन कराता है, आप, जिसके नाम पर कार है। उसका इंश्योरेंस का बेनिफिट किसको मिलेगा, जिसके नाम पर इंश्योरेंस है, जिसके नाम की कार है। मैं जाके कैसे ले लूंगा उसका बेनिफिट। कौन सा पैसा, समझा नहीं। आप बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, वही तो बताने की कोशिश कर रहा है वो, क्यों, किसका होगा वो। ओहो, पैसा तो कंपनी का आया ना, तो यूज कौन कर रहा है। कंपनी में पैसा जो है ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ हाँ, में से प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, तो फिर वो क्या कहता है, फिर बेनिफिट्स जो है वो एंजॉय नहीं कर सकता। नहीं, बेनिफिट नहीं बोला मैंने, यहाँ बेनिफिट वर्ड की बात नहीं आ रही है। यहाँ पर वो बेनिफिट आप दूसरा है और ये अलग है। ये बात आ रही है कि ध्यान से सुनो, पहले पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो। हमने एक इंश्योरेंस करा रखा है एज अ कंपनी, मैं कंपनी हूँ, मैंने उस कंपनी ने अपने एक एसेट्स का इंश्योरेंस करा रखा है और उस एसेट्स में आग लग गई, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। अब इंश्योरेंस जो मिलेगा इंश्योरेंस की तरफ से, वो किसको मिलेगा कॉम्पनसेशन, कंपनी को, आपको थोड़ी मिलेगा। किसके अकाउंट में जाएगा, कंपनी के अकाउंट में जाएगा।
इंजॉय का मतलब क्या होता है, एक मिनट मैं फिनिश हो जाऊं। इंजॉय का मतलब होता है कि वो आपके अकाउंट में चला जाए पैसा, आपके अकाउंट में तो नहीं जाएगा। आप इंश्योरेंस कंपनी से ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि भैया ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस कंपनी का ऑनर हूं, मुझे दे दो। क्या आपको मिलेगा? नहीं, ये कह रहे हैं। हाँ आप बोलिए। कंपनी जब वाइंड अप होगी, सर जो उनके असेट्स है उन जगह होगा, सर वो भी सर सेल या कुछ। वैसे तो बेटे पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा इंटर या फाइनल कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, मैं लेकिन तुझे फिर भी हिंट दे देता हूँ कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस पैसे का क्या होता है। पहली बात तो ये है कि कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले उसकी सारी लायबिलिटीज वगैरह को पे ऑफ किया जाता है। उसके बाद बाई चांस पैसा बच भी जाए तो उस पैसे पर फिर शेयर होल्डर्स का राइट्स, उसका अपना एक सीक्वेंस है। पहले सिक्योर्ड लोन्स की पेमेंट, फिर अनसिक्योर्ड लोन्स की पेमेंट, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट, उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट, वो एक प्रोपोर्शन बनता हुआ जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में अगर आपको डिफरेंस पता हो तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद अगर बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, पैसा बढ़ता है उसी फ्लो। लेकिन ऐसा कभी देखने में आया नहीं कि कोई कंपनी वाइंड अप हुई हो और शेयर होल्डर्स तक एक करनी भी पहुंची हो। ऐसा अभी तक प्रैक्टिकली तो देखने में नहीं आया, क्योंकि नॉर्मली लॉस इतने ज़्यादा होते हैं। कंपनी का वाइंड अप का प्रोसेस ही कहते हैं तब होता है जब वो बहुत हैवी लॉसेस में होती है, इतने ह्यूज लॉसेस में होते हैं कि जो लाइबिलिटी होल्डर्स हैं वही बेचारे कॉम्पनसेट नहीं हो पाते पूरे। लेकिन ये है उसका तरीका, एसेट सारी बेचकर पैसा जिस जिसका लौटाना है उसको लौटाएगा। ऑल दो मेंबर्स आर द ओनर्स, बच गया तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। हाँ जी। सिक्स, छठा पॉइंट कह रहे हो, पढ़ो जरा क्या लिखा है बताओ। ओनिंग, क्या कंपनी अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है? तो उसको कहते हैं ओनिंग, कि वो उसकी अपनी है। एंजॉइंग, मैं फिर से तब तुम्हारी आपने मैंने एंजॉय पर बड़ा फोकस किया था। एंजॉय का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप कार को चला रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन कंपनी तो कार को चला नहीं सकती। लेकिन कंपनी की कार को कंपनी के मेंबर्स या कंपनी का स्टाफ तो चलाएगा, वो माना जाएगा कि कंपनी ने एंजॉय कर दिया। क्योंकि कंपनी फिजिकली जो काम खुद नहीं कर सकती वो अपने मेंबर्स और अपने स्टाफ के थ्रू करती है। ठीक है। सर वो ऐसे कंपनी के काम में यूज होगी, कंपनी के किसी काम में यूज हाँ, होगी। उसी को एंजॉय बोलते हैं, उसी को एंजॉय बोलते हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ, बच्चे कह रहे हैं बस कराटे नहीं मारे आपने। ठीक है जी। अब बात जो लास्ट वाला पॉइंट सबको क्लियर, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसको मिलेगा? कंपनी को। उसको लेकर एक छोटा सा केस डिस्कस किया बेटा। हमने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत केसेस पढ़े, अब कंपनीज में आप काफी सारे केसेस पढ़ेंगे, इनके लिए बिल्कुल तैयार है ना, है ना। कुछ केसेस को तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, कुछ केसेस के लिए सिर्फ नाम से काम चल जाता है, लेकिन जहां जहां जरूरत है वहां पर ध्यान रखिएगा। कुछ केसेस अभी आज भी हमने लिखे हुए हैं, उनके एक्सप्लेनेशन में और आगे क्लासेस में दे दूंगा, लेकिन कुछ केसेस आपको पता रहने चाहिए। सबसे पहला ये क्या केस है देखो, इसको समझ लीजिए बेटे। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बहुत पुराना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश केस होगा, है ना। आप समझ ही सकते हैं जो पुराने केसेस हैं वो सारे इंग्लिश केसेस हैं। यहाँ पर तो इतनी कोर्ट कचहरी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी, सारे केसेस बाहर चलते थे। इस केस में क्या हुआ आप देखेंगे, एम जो है, एम ने क्या किया, हाँ जी बेटे क्या हो गया? एक बार पढ़ लो जरा केस बेटा, मैं डिस्कस करूं ये वाला केस। मकोरा वर्सेस एश्योरेंस कंपनी के साथ देख लो जरा। पढ़ने में आ रहा है पीछे?
पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करते थे, क्योंकि जब कंपनीज एक्ट मार्केट में आना शुरू हुआ उससे पहले कंपनी सबकी अपनी अपनी पर्सनल बिजनेस हुआ करते थे, अपने नाम से ही करते थे सारे लोग बेटा। इंडिया में भी ऐसी था, वहाँ भी ऐसी रहा होगा। जब जैसी कंपनी का फॉर्मेट आया, कंपनी को सबने पढ़ना शुरू किया कि कंपनी क्या है, उनके प्रोफेशनल से समझाना शुरू किया लोगों को कि भाई आप कंपनी फॉर्म कर लो, इसके बेनिफिट बहुत है। तो ये भाई साहब पहले से टिम्बर लाइन में थे, एम भाई साहब जो थे ये पहले से टिम्बर लाइन में थे। और जब इन्हें लगा कि कंपनी खोलने से बड़े फायदे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपनी उस पर्सनल बिजनेस को कंपनी में फॉर्मेट कन्वर्ट किया। तो नॉर्मली लोग कैसे करते थे ये बताया था, सलोमान में भी आप पढ़ेंगे, इसमें भी यही बताया था कि कंपनी फॉर्म करते थे लोग और कंपनी क्या करती थी, पर्सनल बिजनेस को टेक ओवर करती थी। एक्चुअली ऐसा ही होता था, एक्चुअली ऐसा ही होता था। जो पुराने लोग हैं, आज की डेट में तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि आपसे कहा जाएगा हाँ ये बिजनेस करो तो आपको पहले कंपनी फॉर्म करनी ही पड़ जाएगी, आप नहीं कर सकते। हाँ कोई तब भी है कि किसी ने पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, अब आप चाहते हो कंपनी के बेनिफिट्स लेना, तो फिर आप वही करेंगे, कंपनी को फॉर्म करेंगे और फिर कंपनी उस बिजनेस को टेक ओवर करेगी। ऑब्वियसली जब कंपनी को फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर शेयर होल्डरशिप आ जाएगी। देखो इसमें कितनी शेयर होल्डरशिप थी, क्या लिख रहा है, पाउंड्स में चल रहा है। उसने क्या करा, 42,000 शेयर्स ले लिए 1 पाउंड वाला, मेकिंग हिम द होल ओनर। अब वो एक ऑनर बन गया अपने आप में विद नॉमिनीज। एम वाज आल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर 19,000 पाउंड्स का वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी था। ही गॉट इंश्योरेंस पॉलिसी। ध्यान से देखना क्या था, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी अपने हिसाब से कराई हुई थी। जब वो इंडिविजुअल था तो उसके नाम से हुई, एज एन इंडिविजुअल उसके नाम से हुई। उसको क्या गलत फहमी हो गई बेचारे को कि मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन अब चार्ज किसके पास चला गया, सारा कंपनी के पास। उस टिम्बर की ऑनर कौन बन गई, कंपनी, और टिम्बर में लग गई आग, सारा डिस्ट्रॉय हो गया। अब सारा डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया मामला। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करना था, क्लेम देना था। क्लेम किसको देंगे, क्लेम की बात आएगी, क्लेम किसको देना है जी, कंपनी का। इसका ऑनर कौन है, कि ऑनर तो कंपनी है, लेकिन इंश्योरेंस किसने कराया हुआ है, एम ने। तो क्या अब इंश्योरेंस क्लेम एम मांग सकता है, तो उन्होंने ये कह दिया कि ना, एम कह रहा भाई मैं तो ऑनर यूज कंपनी का, वो कह रहा है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। तो सिचुएशन में क्या हो गया, मामला अटक गया और उसको इंश्योरेंस क्लेम देने से इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। जो हमारा लास्ट पॉइंट, उसके बेस पर एक छोटा सा पॉइंट, मतलब एक छोटी सी लाइन से एक केस बन गया और उस केस को सेपरेट लीगल एंटिटी के बिहाफ पर अनफेवर किया गया इन फेवर ऑफ एम, उसको फेवर नहीं मिला। ठीक है जी, पढ़ लिया सबने केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सेकंड, परपीचुअल सक्सेशन, वही हमने अभी बोला, अमरता का वरदान फीचर्स हैं, पहला सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, दूसरा परपीचुअल सक्सेशन, कि कंपनी की डेथ कभी भी नहीं होगी। क्या कह रहा है, मेंबर्स में डाई और चेंज, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, शेयर मार्केट में आप देखते हो रोज शेयर खरीदते बिकते हैं, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, और गोज ऑन टिल इट इज बाउंड अप ऑन द ग्राउंड्स, यानी बेसिकली बाउंड अप तो आप तभी होंगे जब आपके एक्ट ने स्पेसिफाई किया है कि इस सिचुएशन में आपका बाउंड अप हो जाएगा, जब हम बाउंड अप पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। लेकिन कंपनी मरेगी कभी भी नहीं, उसने सिंपल ये बोल दिया, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के सब्सक्राइबर्स चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई होते रहेंगे, लेकिन और मर भी सकते हैं, लेकिन कंपनी कभी नहीं मरेगी। इसके ऊपर भी एक केस है, एक छोटा सा नाम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, द शेयर ऑफ द कंपनी में चेंजेस हैंड्स इन्फिनिटली, है ना। रोजाना आप देखते हैं शेयर मार्केट में शेयर बिकता रहता है, रिलायंस कंपनी का शेयर कितना बिकता होगा, आज इसने खरीदा, कल आपने, कल उसने, इनफाइनाइट टाइम से वो बिकता ही रहता है, चेंज होते रहते हैं हेड्स, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी।
क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट आया? नहीं। यानी याद क्या रखना है आपको जब लिखना है कि किसी के मरने जीने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के शेयर्स चेंज होते रहते हैं, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Since a company is an artificial person created by law alone can be an end. सिर्फ लॉ ही उसको क्लोजिंग दे सकता है, बाकी आप इंटेंशनली पर्सनली चाहें तो आप उसकी क्लोजिंग नहीं कर सकते। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस तरीके से पूछा भी गया है। ये आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसको आप घर पे अपने नोट्स बना लेना, और अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहे, मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दी। ठीक है, कह रहा है जनरल मीटिंग चल रही थी, बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, मर गए सारे मेंबर्स। 9/11 जब हुआ था उस बिल्डिंग के अंदर कितनी सारी कंपनीज थी, कितने सारी फैमिलीज तबाह हो गई, कितनी सारी कंपनीज भी थी। तो पूरा एक अपने आप में वो था, सिटी थी वो एक, बताते हैं। उसी के अंदर स्कूल भी था, उसी के अंदर कॉलेज भी था, उसके अंदर बैंक भी था, बहुत सारे ऑफिस थे जो वो बिल्डिंग गई, बहुत सारे घर थे। तो कहते वो अपने आप में पूरी सिटी थी छोटी। तो सिटी अगर गई है तो ऑब्वियसली कितने सारी तो कंपनीज भी चली गई होंगी, लेकिन सिंपल सा क्लॉज क्या रहेगा कि सारे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, कंपनी तो मर ही नहीं सकती। नहीं मेंबर्स आएंगे, उसका एक प्रोसेस है, मतलब उसके अंदर आरओसी की इंटरव्यू हो जाती है, कोर्ट गवर्नमेंट सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि चलाएगा कौन, अच्छा क्वेश्चन आपका ये है, क्योंकि जब सारे मर गए, जब कोई मेंबर ही नहीं रहा, लेकिन कंपनी नहीं मरी ना, उसको चलाने का फिर स्टाइल है। इसमें कोर्ट की, गवर्नमेंट की, आरओसी की, सबकी इंटरवीन हो जाती है, और फिर उसी तरीके से फिर आगे की एक नई टीम अपॉइंट की जाती है। जो शेयर हैं वो किसको ट्रांसफर होते हैं, उसके लीगल ईयर्स को। तो जो लीगल ईयर्स को शेयर ट्रांसफर हुए, तो अब मेंबर कौन बन गया, उसका लीगल ईयर। तो कंपनी कहाँ मरी, क्या बताया मैंने अभी? मतलब उन्हीं दो का तो पर्पज है समझने का ना, सुन लो ना। सर आप ये कह रहे हो कि अगर मेंबर्स सारे मर जाते हैं उसके बाद भी अलग से क्या कहते हैं प्रोसीजर चलता है, आरओसी वगैरह जो अपॉइंट करते हैं, तो वो नए लोग कैसे आते हैं, वो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अगर सारे मेंबर्स मर गए तो शेयर का जो ऑनर है वो कौन बनता है, ए के मरने के बाद शेयर किसके पास चला जाएगा, ए के लीगल ईयर्स के पास नहीं जाएगा क्या? अब एक बच्चे ने तो ऐसे ही पूछ रहा है सर ए के लीगल ईयर भी मर गए, तो बेटा फिर कोर्ट जाएगा मैटर। कोर्ट के अंदर एक चेन सिस्टम है कि अगर सब मर जाएं तो वो प्रॉपर्टी जो पीछे बची है वो किसकी, वो एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें कैटेगरीज बनाई गई है रिलेशंस की, ए बी सी डी ऐसे बनाई गई हैं कि पहले इस तरह के लोगों की ऑनरशिप बनेगी, अगर वो सारे मर गए तो बी टाइप के लोगों की, वो सारे मर गए तो सी टाइप के लोगों की, वो सारे मर गए, अब आपको जी कोई भी नहीं बचा, तो सबका माई बाप, जिसका कोई नहीं उसका माई बाप सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, टेक ओवर करेगी बाय द वे ऑफ ट्रस्ट या समथिंग लाइक दैट। एकदम से नहीं करती, क्योंकि वो ऑप्शन दिया जाता है, कोर्ट की तरफ से ऑप्शन दिया जाता है, बाद में पूरा कैंपेनिंग सारा इश्तार वगैरह चलता है कि अगर कोई और लीगल ईयर है तो आए और इसको अपनी ऑनरशिप प्रोड्यूस करें और ले जाएं, नहीं होता तो फिर वो दूसरा तरीका ना। पिछली बार भी तो आपने पूछा था कि वो जो पैसा जब्त होता है वो किसके पास चला जाता है, वो तो किसी का नहीं है, अब ऑनरशिप लेने कौन आएगा उसकी, जो पैसा जब्त हो रहा है इलीगल पैसा, उसकी ऑनरशिप लेने कोई आएगा, कोई भी नहीं आएगा। उनका, हाँ उनका एक अपना प्रोसेस है, एकदम से गवर्नमेंट अपनी पावर में नहीं लेती, कुछ साल तक उसको रखा जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट के पास चला जाता है, कुछ टाइम तक तो वही रहेगा। सीबीआई ने रेड मारी है तो सीबीआई की कस्टडी में रहेगा, सीबीआई की कस्टडी से आरबीआई के पास चला जाएगा, फिर वो सर्टेन प्रोविजंस फॉलो करते हुए फिर वो ऑनरशिप गवर्नमेंट की बन जाती है, और उसका वैसे भी चोरी है। नहीं सर वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे,
हाँ जी बेटा, तो इसमें क्या कहा इसने हमें, परपीचुअल सक्सेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है कि इवन ऑल द मेंबर्स गोस डाइज लेकिन कंपनी विल नेवर डाइज। लिमिटेड लायबिलिटी थोड़ा थोड़ा तो हम पढ़ चुके हैं लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो कंपनी की फॉर्मेशन भी लायबिलिटीज के बेस पर चलती है। पहले लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरे पे लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरे में अनलिमिटेड। ये क्या है, तीनों चीजें अलग अलग, तीन है इसमें, देखो तीसरा नीचे है। लिमिटेड लायबिलिटी बेटा बताइए, बताओ भाई, सारे पीछे भी देख लो यार। हाँ जी, क्या है लिमिटेड लायबिलिटी, पढ़ लिया सबने, क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा है। The liability of the members of the company is limited to the extent of, एक तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स या फिर जो अब तक आपका अनपेड अमाउंट। अगर आप सारा पैसा दे चुके हो तो फिर तो लायबिलिटी आपकी बची नहीं, आप तो सारा पे कर चुके हो। नॉमिनल वैल्यू से तो ज्यादा आपसे लिया ही नहीं जाएगा। वही समझाने की कोशिश कर रहा है, 100 रुपए अगर नॉमिनल वैल्यू है तो 100 रुपए से ज्यादा तो लिया ही नहीं जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो अलग चीज हो गई है ना, ये बात कहना सर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ गया, वो अलग चीज हो गई, लेकिन नॉमिनल वैल्यू से आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी कुछ पे कर चुके हैं तो अब आपसे अनपेड अमाउंट ही मांगी जाएगी और इससे ज्यादा आपसे नहीं मांगा जा सकता। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, पहली बात सुन लो, लिमिटेड बाय गारंटी का कंसर्न है बाउंड अप से रिलेटेड, बाइंडिंग अप से रिलेटेड, ये ध्यान रखना। लिमिटेड बाय गारंटी का रिलेशनशिप किससे है, वाइंड अप से। इसमें क्या कहा जाता है, जो शेयर्स होल्डर्स लिमिटेड बाय गारंटी का ऑप्शन लेते हैं तो ये गारंटी देते हैं कि जिस वक्त कंपनी का वाइंड अप होगा तो हम अपना ये शेयर कंपनी को देंगे, क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि वाइंड अप के टाइम पर कंपनी के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, उन लायबिलिटीज की पेमेंट अप टू देयर गारंटेड शेयर, अप टू देयर गारंटेड शेयर्स। नहीं, दोनों में क्या फर्क है, देखो बेटा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं। पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है बताइए भाई, कह रहे है तो दोनों में ही लिमिटेड लायबिलिटी, पहले वाले में नॉमिनल वैल्यू बेटा और दूसरे वाले में गारंटेड अमाउंट। गारंटेड अमाउंट वेरीज, उसका नॉमिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। गारंटेड अमाउंट वेरिड, आप कह सकते हो मैं 1 लाख रुपए की गारंटी दे रहा हूँ, चाहे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए या 100 रुपए। आपने 1 लाख की गारंटी दी है तो आपसे बाइंडिंग अप के टाइम पर कितना रुपया मांगा जा सकता है, 1 लाख। फिर थर्ड आपका अनलिमिटेड हो गया, तो अनलिमिटेड में तो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई, वो बेसिकली तो कम मिलता है देखने में, वो बेसिकली तो कम दिखता है क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी तो पार्टनरशिप नहीं होता है। लेकिन यही है कि अगर वो मेंशन कर दिया जाए, मेंशन हो जाए तो फिर हो ही जाए। आपने कह दिया चिंता ना करो, मैं जो होगा मैं बैठा हूँ, तो जब आप बैठे हैं तो फिर तो कंपनी घपले पे घपले करी जाएगी। तो क्या क्या पढ़ा हमने, पहला आ गया सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा आ गया परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा आ गया लिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आ जाओ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये तो सिंपल ही है हमारा, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जैसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसके पास एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का टैग मिल जाता है उसे। तो क्या कह रहा है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज द पर्सन क्लोथेड ऑलमोस्ट, यहाँ पर ऑलमोस्ट जानबूझ का ऐड किया गया, विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कंपनी हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बी एक्ट थ्रू, तो उसमें उसने क्या कहा, जैसे आप आर्टिफिशियल पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने आप सेपरेट लीगल एंटिटी में एंटर कर जाएंगे। तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी दोबारा से तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपका
ये 2 पॉइंट लिखकर ही हो जाता है। आपकी बुक में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है, मैंने इसको बहुत प्रिसाइज कर दिया है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इतना करेंगे मोर देन एनफ। एंड फिफ्थ इज कॉमन सील। हालांकि कॉमन सील के लिए सेकंड पॉइंट को मैंने बोल्ड किया है क्योंकि अमेंडमेंट आ गया है। बेसिकली कॉमन सील का पर्पस क्या था कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट पर कंपनी की कॉमन सील जिसे स्टैंप कहते हो अगर लग जाएगी तो इसका मतलब क्या मानकर चलाता है कि कंपनी का एविडेंटेड एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, कंपनी ने इसमें डील कर ली। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ खुद ही कि मैं चाहता नहीं कि आपसे पढ़वाऊँ, फिर भी आप लोग बातें कर रहे हो। वो तो बात कर रहा है, मैं दिख गया। सर मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील। हाँ हाँ मैं समझ गया, कॉमन सील बता रहा होगा तो एक्सप्लेन कर रहा होगा पूरा बेटा। मेरे से नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। चलो कॉमन सील क्या होती है बताओ। सर कॉमन सील मैं बता रहा हूँ। बता बता, पढ़ ले, सामने ही लिखा हुआ है यार, मैं तुझे मना थोड़ी कर रहा हूँ। सर जैसे कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो अगर ऑथराइज हो रहा हो तो कॉमन सील मतलब कोई प्रूफ माना जाएगा। अगर कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी की स्टैंप लगी हुई है, कॉमन सील लगी है, तो ये मानकर चला जाता है इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी और ये कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ देखो, अगर इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लें, ये अपने आप में क्या है, कंपनी के सिग्नेचर। कौन से? डिजिटल सिग्नेचर हैं ये कंपनी के। देखो लिखा हुआ है कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर हैं ये। अगर सील लगी होती थी तो ये मानकर चला जाता है कि कंपनी का है ये, विच इज अफेक्टेड बाय द अफेक्ट्स बाय द ऑफिसर्स। अब क्योंकि कंपनी के तो अपनी कोई फिजिकल है नहीं, तो उस पर स्टैंप लगाएगा कौन? जो भी हमारा अपॉइंटेड ऑफिसर है या हमारा कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसको हमने इसकी पावर दी हुई है, वही तो फिक्स करेगा एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। पहले तो बेटे मानकर चला जाता था कि हर डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सील होना जरूरी है। जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी की सील नहीं लगी गई उसे कंपनी का डॉक्यूमेंट मानते ही नहीं थे। द कॉमन सील इज used by corporation as the symbol of its incorporation, है ना। उसमें बकायदा पूरा लिखा हुआ होता था, इनकॉर्पोरेट वर्ड भी लिखा हुआ होता था, या पूरा जो भी उसका कंपनी का नाम है वो सब लिखा हुआ होता आता है, तो वो आएगा जरूर। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या हुआ, सेकंड पॉइंट जरा एक बार पढ़ लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा तब। एक बार सभी पढ़ लो सेकंड पॉइंट। ये अमेंडमेंट आया है कॉमन सील को लेकर, जिससे कि किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे हम। एक्चुअली बेटे जब डेफिनेशन की बात आती है तो उस डेफिनेशन में लिखा हुआ होता था परपीचुअल सक्सेशन, ऐसे है उस डेफिनेशन का एक पार्ट, परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो वो जो एंड अ कॉमन सील वाली पार्ट ही कर रहे हैं हम, एंड अ कॉमन सील को डिलीट कर दिया, उसको ओमिट कर दिया, ओमिटेड यानी भूल जाओ, उसको अब पढ़ना नहीं है। अगर कोई पुराना आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा एंड अ कॉमन सील। अब आपको वो वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, 2015 में अमेंडमेंट आया उसमें लिखा हुआ है। सेक्शन 9 की अगर आप डेफिनेशन डालेंगे गूगल करेंगे तो उसमें आएगा परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, तो वो दिखा है एंड अ कॉमन सील इन्वर्टेड कॉमा जो लगाया है कि वो ओमिट कर दिया गया है। अब आपको ये इसे डेफिनेशन में भी लिखने की जरूरत नहीं। फ्रॉम सेक्शन 9 so as to provide an alternative mode of authorization। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि कॉमन सील लगी है तो वो डॉक्यूमेंट हो गया कंपनी का। अब कॉमन सील नहीं लगी हुई तब भी वो क्या है, कंपनी का डॉक्यूमेंट है। अब आप ऑनलाइन इंश्योरेंस करा कर देखिए, अब आप लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस करा कर देखिए, ऑनलाइन ही इंश्योरेंस पेपर जनरेट हो जाता है, कहीं स्टैंप नहीं लगी होती, नीचे एक लाइन लिखी होती है कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड सिग्नेचर। मतलब कंपनी की मर्जी है। हाँ वो भी नीचे वही बता रहे हैं, डज नॉट रिक्वायर्ड सिग्नेचर। और सिग्नेचर क्या थे कंपनी के, उसकी सी, तो इसके वाला सिग्नेचर की जरूरत तो ये जरूरत
कब नहीं पड़ी? जब हमने देखा कि हम ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं, अब ऑनलाइन वाले जनरेट पेपर पे कैसे स्टैंप लगाएं? अब गवारा वाला स्टाइल तो होगा नहीं कि स्टैंप लगा दी यहीं पर, पता चला स्टैंप तो यहीं रह जाएगी, वहां थोड़ी पहुंचेगी। हालांकि डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन भी होता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको ओमिट ही कर दिया कि भाई जरूरत ही नहीं। क्या कह रहा है? प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर कंपनीज हु ऑप्ट नॉट टू हैव अ कॉमन सील। उनको ऑप्शन दे दिया कि अगर आप कॉमन सील का ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो आप ना लें। तो क्या होगा? थर्ड, this amendment provides that documents which need to be authenticated by a common seal will be required to be done only if the company opts to have a common seal. अगर आपने ऑप्ट किया है कॉमन सील को तो कॉमन सील उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने ऑप्ट नहीं किया तो कॉमन सील की रिक्वायरमेंट नहीं। क्या कह रहे हैं? In case a company does not have a common seal, the authorization shall be made by two directors or by a डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। दो लोग चाहिए, या तो दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। ऑथराइजेशन, ठीक है जी। ये हमारा कॉमन सील चला। कितने हो गए? हमने कितने पढ़े? 5। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4, 5, 6, 7 जैसा उनका दिल करे। डेफिनेशन भी तो है, पॉइंट 5 ही है, पॉइंट 5 ही है। एक डेफिनेशन हो गई, फिर केस आ जाएगा बीच में, है ना। एक केस आ गया मकोरा वर्सेस वाला, और एक में आपने एग्जांपल लिख दिया परपेचुअल सक्सेशन में कि कॉमन सील का। ऐसे एक एग्जांपल और बना हुआ है कि एक प्लेन क्रैश हो गया, उसके अंदर सारे मेंबर्स मर गए, तो क्या होगा? वो आपकी बुक में है शायद, प्लेन क्रैश वाला। वो था तो मैंने इसलिए बॉम्ब वाला डाल दिया है। तो जिससे एग्जाम्पल्स तो कितने ही बनाए जा सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंपनी की डेफिनेशन और फीचर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन कॉर्पोरेट विल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है, और इसके बारे में ये भी लिखा गया है कि कब ये लिफ्ट किया जा सकता है। कॉर्पोरेट विल क्या है? बेसिकली वही सेपरेट लीगल एंटिटी से लिया गया है। कॉर्पोरेट विल है कि कंपनी के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करा गया है, और वो ऑरा भी किसने क्रिएट किया है? कंपनीज एक्ट ने। कि अब आप इंटरफेयर नहीं करोगे, आप बार बार चौंच नहीं मारोगे, आप परेशान नहीं करोगे, ना तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी, ना ही कोर्ट इंटरफेयर करेगी। ये मानकर चला जाता है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया बाय इस कॉर्पोरेशन, बाय इस लीगल इफेक्ट के साथ, तो कंपनी के पास अपने पास पूरे राइट्स हैं। हाँ, बट ऑब्वियसली कि जो हमारा एमओए बनेगा, हमें चलना उस एमओए के अकॉर्डिंग है। हम एमओए से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो इम्पैक्ट कुछ और दिखेगा। तो कॉर्पोरेट विल के बारे में कहा जाता है सिंपल सा कि आप कंपनीज एक्ट के द्वारा एक सेपरेट लीगल एंटिटी लेते हैं, और उसके द्वारा आप प्रोटेक्टेड है कि नोबडी विल इंटरफेयर इन योर एक्टिविटीज। नोबडी मतलब ना गवर्नमेंट ना कोर्ट। देखो क्या कह रहा है, द टर्म कॉर्पोरेट विल मींस मेंबर्स ऑफ कंपनी शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस। शील्डेड, चारों तरफ क्या हो गया? मैंने बताया ना, एक ऑरा क्रिएट किया गया, उसे शील्डेड कहते हैं, चारों तरफ से। If the company incurs any debts or contravenes any law, the corporate will concepts imply that the member should not be liable for those errors. क्या मेंबर्स कभी भी लाइबल होते हैं? तो मेंबर्स को तो प्रोटेक्शन पूरी मिली होती है। The shareholders are protected from the acts of the company. एक केस है सालोमान वर्सेस सालोमान। जैसे अभी हमने मकोरा का पढ़ा, मकोरा ने क्या किया? अपने ही प्राइवेट बिजनेस को एक कंपनी को
ट्रांसफर किया और उसके बाद में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ थोड़ा सा और स्मार्टनेस आई, इसको मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस करने की कोशिश की है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब बात आई थी तो मैंने बताया था मैटर पहुंच गया ब्रिटेन में। वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाउस ऑफ लॉर्ड कहलाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ले डाउन दैट अ कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम its members. In this case, Salomon Incorporated Company named Salomon and Salomon Company. ये एक केस बना। इसमें हुआ क्या कि सालोमन ने फिर वही किया, अपने प्राइवेट बिजनेस को कंपनी के थ्रू टेक ओवर करवा लिया, जिसमें मेजर शेयर होल्डर सोलोमन खुद बना। देखो, with 7 subscribers consisting of himself, his wife, 4 sons and a daughter. हो गए 7, हो गए 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सलोमन फॉर, एक फिगर आ गई 38,000 समथिंग पाउंड्स में उसने अपनी कंपनी को टेक ओवर करवा दिया। इन टर्न क्या हुआ, सलोमन ने बदले में क्या ले लिए, अपने पास 20,000 तो शेयर्स ले लिए, 10,000 के डिवेंचर्स ले लिए, और उनके अगेंस्ट क्या हुआ, चार्ज इसका आ गया, डिवेंचर्स के अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट एसेट्स आ गया, यानी सिक्योर्ड हो गए। डिवेंचर्स भी पढ़ते हैं ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये डिवेंचर्स कौन से वाले ले लिए, अगेंस्ट एसेट, सिक्योर्ड हो गए। और बैलेंस जो बचा वो कैश। उसके अलावा उसके जो वाइफ और जो बच्चे थे, वाइफ 4 बेटे और 1 बेटी, 6 लोगों को एक एक शेयर दे दिया। देखो, हिज वाइफ, daughter and 4 sons took up 1 pound 1 share each. Subsequently, the company went into liquidation. अब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन। जैसे कोरोना के चक्कर में बहुत सारी कंपनीज बंद हुई, इसी चक्कर में वो भी कोई ट्रेड डिप्रेशन आया और वो कंपनी बंद हो गई। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो कोर्ट पहुंच गए, उनका 7,000 पाउंड्स का कर्जा था। उन्होंने क्या कहा कि जो सलोमन साहब हैं तो जी प्राइवेटली बिजनेस चला रहे हैं, इनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, ये तो कंपनी अपने आप में फेक है। इन्होंने बोला है, देखो लास्ट में लिखा हुआ है, कंपनी वाज मेरा शम एंड फ्रॉड। शम एंड फ्रॉड मीन्स फेक एंड धोखेबाजी। कंपनी फेक है और इसका जो पर्पस है सिर्फ फ्रॉड करना है। उन्होंने इस तरीके से पूरा केस डाला सोलोमन के अगेंस्ट। और बड़ी मजे की बात है कि इस केस की वजह से कंपनी की इनकॉर्पोरेशन इतनी स्टार्ट हो गई कि पूछिए मत, क्योंकि जब डिसीजन आया तो वो आया सोलोमन के फेवर। जब पहली बार बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये तो चीज बिल्कुल ठीक कह रहा था वो, क्योंकि अकेला सोलोमन पूरा होलसेल इंचार्ज है। लेकिन नहीं, जब आप कॉर्पोरेशन में आ जाते हैं, जब आप एक रजिस्टर्ड बॉडी बन जाते हैं, तो वो पूरी रजिस्टर्ड बॉडी अपने आप में आपको प्रोटेक्शन मिल गई कॉर्पोरेट विल की। शेयर होल्डर्स है ना, बचा रहे हैं आपको। कौन बचा रहा है, पीछे से पूरा एक आपको कंपनीज एक्ट बचा रहा है, समझ ले। और ऐसा नहीं था कि 1956 नहीं बचाता था, 1956 तो बचाता था। वो तो उसने बताया ना, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स और कुछ नेशनल रिक्वायरमेंट्स थी, वहां पर कुछ हर्डल्स आ रही थी, उनको दूर करने के लिए बनाया गया कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज करते हुए कि एज पर द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। देखो क्या कहा, इट वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड मैकनॉटन ने क्या डिसीजन दिया। उन्होंने कहा द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जो सब्सक्राइबर्स थे वो 7 लोग थे। कौन कौन, सलोमन, वाइफ, 4 बेटे, 1 डॉटर। ये याद रखना है। मैं बता दूं, कॉर्पोरेट बिल पर क्वेश्चन आएगा, सोलोमन एंड सोलोमन पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको देखो पॉइंट वाइज समझाया है, क्योंकि बच्चों को जब पैराग्राफ में पढ़ाते हैं ना तो कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रख जाते हैं। मैंने इसलिए पॉइंट्स में कर दिया है।
याद रहेंगे ना सारा? फिगर एक बार के लिए अमाउंट की भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेक्स्ट याद रखना कि क्या था, है ना? अदरवाइज वैसे याद रख ले तो एक बार 38782 याद रख लेंगे तो उसके बाद तो सारा अपने ज्यादा कोई बड़ी फिगर्स नहीं है। एक ही फिगर है थोड़ी सी अटपटी सी जो ऑड सी दिख रही है, बाकी सब तो एकदम से सीधा सीधे है। 20,000 शेयर खुद ले लिए, एक एक शेयर वाइफ को दे दिए, 10,000 रुपए का डिवेंचर है, नीचे हमारे 7,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। डिवेंचर जो उसने लिए थे 10,000 के वो भी सिक्योर्ड थे। अब वो अनसिक्योर्ड वालों को यही तो हो रहा है कि इसने तो सब कुछ बचा लिया, क्योंकि सबसे पहले पेमेंट जैसे उन्होंने पूछा था, हाँ जी, सबसे पहले इसने ही पूछा था कि पेमेंट कैसे होगी इंसॉल्वेंसी उसके वाइंड अप के टाइम पर, तो वाइंड अप के टाइम पर सबसे पहले पैसा किसका लौटाया जाएगा? डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। तुमने कहा तो बिल्कुल सेफ हो गया जी, क्योंकि लाइबिलिटीज वगैरह नेटवर्थ देखी जाती ना उस वक्त, तो पता चला जी निकल कर कितना पैसा बचा जी, 9,000, दे दो सारा डिवेंचर्स को। अभी बेचारे 7,000 वाले नाचते रह गए, ये क्या हुआ जी, हम तो नुकसान में चले गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जब भी किसी कंपनी से डील करो उसको पढ़ो, पहले उसके एमओए को पढ़ो। एमओए तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक्सटीरियर बॉडी के लिए होता है, एओए तो इंटरनल है, पढ़ना एओए भी चाहिए, है ना? कि कभी किसी देखना पड़ेगा कि इंटरनल क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बहुत सारे लोग बड़े इंटरनल नहीं, हमारी कंपनी का पॉलिसी ये है, हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है, एओए। समझ गए बात को? तो ध्यान रखना पड़ता है। देखो जी क्या कहा उन्होंने, साफ साफ बोल दिया, लॉर्ड मैकनॉटन ने बोला कि भैया कंपनी जो है, क्योंकि एज पर लॉ क्रिएशन हुई है और वो डिफरेंट फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स है, different from its subscribers, and though it may be after incorporation the business is precisely the same as it was before। वो कह रहा है जबकि बिजनेस सेम चल रहा था, इनकॉर्पोरेशन से पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, वी डोंट माइंड। भाई जैसे मान लीजिए आज सर इसको कंपनी में फॉर्म कर ले, तो क्या टीचिंग एटीट्यूड चेंज हो जाएगा? क्या कमरों के साइज चेंज हो जाएंगे? चलता तो वही रहेगा। तो सालोमान भी जो जैसे बिजनेस पहले कर रहा था वैसे ही कर रहा था, लेकिन ऑन पेपर सारा कुछ चेंज हो गया है। ऑन पेपर चेंज हो गया तो सब कुछ किसके पास पहुंच गया? कंपनी के पास। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा द सेम एज इट वॉज बिफोर एंड सेम पर्सन आर मैनेजर्स। सालोमान मैनेजर था, वही चला रहा था, एंड द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट्स। उन्हीं लोगों के हाथों में प्रॉफिट जा रहा था जो पहले जा रहा था, जिनके पास जा रहा था। द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स। ठीक है जी, एजेंट नहीं है। Thus, this case clearly establishes that company has its own existence and as a result, a shareholder cannot be held liable। सालोमान को आप लाइबल नहीं ठहरा सकते, आप कंपनी के ऊपर जितना मर्जी चाहे केस कर लो, लेकिन सालोमान जो है पर्सनली लाइबल नहीं होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी इवन दो ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है बोलने में, लेकिन है तो है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ऑल्दो जो शेयर सारे मेरे पास पहले थे वो भी अभी है, पहले भी मैं ही मैनेज कर रहा था, अब भी मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। द होल लॉ ऑफ द कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पर आप ध्यान रखें। तो क्या कहा इस सेक्शन ने, हमारे कॉर्पोरेट बिल ने क्या कहा कि कंपनी जो है डिफरेंट है अपने मेंबर्स से, कंपनी की एक्टिविटीज के लिए मेंबर्स को लाइबल नहीं ठहराया। फिर क्या कह रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन क्या अराइज होता है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज whether the will of corporate personality can even be lifted or pierced। ऐसे पूछा जा सकता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये दो तरीके के वर्ड यूज मिलेंगे आपको, लिफ्टिंग या पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब है फाड़ कर अंदर घुसना, लिफ्टिंग मतलब वो पर्दा हटा देना, ऐसे बोलते हैं लिफ्टिंग था, ऐसे बताया जाता था, ऐसे पढ़ाते थे ना कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, के पूरा पर्दा हटा दिया। और पियर्सिंग में क्या था
कि वो जो शील्ड चारों तरफ है उस शील्ड को फाड़कर अंदर घुस जाना, वो पियर्सिंग कहलाता है। ठीक है जी। आप नोज वाले को यही वर्ड बोलते हैं ना, आप जब नोज पियर्सिंग कराते हैं तो क्या है कि पूरा होल छेद हो जाता है ना, पूरा का पूरा एक सुई जाती है, तो उसने वही कहा कि पियर्सिंग यानी शील्ड को हटाया और अंदर घुस गई गवर्नमेंट, कोर्ट इंटरवीन हो गई। क्या कह रहा है? मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल क्या हुआ? इट मीन्स अभी तक कॉर्पोरेट वेल क्या था? एक शील्ड थी आप चारों तरफ से कंपनी के ऊपर, और प्रोटेक्शन दे रही थी किसको? शेयर होल्डर्स को अलग कर रही थी और मेंबर्स को, और सॉरी कंपनी को अलग कर रही थी, ये शील्ड थी। लेकिन लिफ्टिंग जब हो गई तो आप क्या कर रहे हो? इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। अब आप कंपनी के अंदर झांकना शुरू कर रहे हैं। कौन झांकेगा? कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी, हम भूल गए कि आप रजिस्टर्ड बॉडी हो, डिसरिगार्ड करते हो। फिर क्या कह रहा है? Where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members और managers। अब कंपनी जो है सीधा कहाँ पहुंच गई? सॉरी, कोर्ट कहाँ पहुंच गई? कोर्ट इंटरवीन करने लग गई, मेंबर से भी पूछताछ, मैनेजर से भी पूछताछ। The corporate will may be said to have been lifted। जैसे ही कोर्ट ने इंटरवीन किया, कोर्ट आपके मेंबर्स तक पहुंच गई, अपने मेंबर्स को भी पकड़ने लग गई और आपके मैनेजर्स को पकड़ने लग गई, तो उसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। अब इसके लिए क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ केसेस आए, जिन केसेस में हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। उसने डिसरिगार्ड कर दिया, कहते कोई मतलब नहीं, अब तो आप सब एक हो, अब कंपनी क्या, मेंबर्स क्या, आप सब एक हो। हम पीछे तक तो मान रहे थे कि आप दोनों अलग अलग हो, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो, आप तो एक हो, आप तो एक हो। अब आप एक हो, तो उसने कहा कि ऐसे केसेस बनाए गए, उन केसेस को पॉइंट आउट किया गया। ये जब उस वक्त समस्याएं आनी शुरू हुई पुराने टाइम पर, तो क्या क्या समस्या आई? तो सबसे पहले क्या था? डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। आप किसी को एनिमी कंपनी कैसे डिक्लेयर करोगे? जब उन्होंने माना कि जब मैनेजमेंट और अफेयर्स उन लोगों के हाथ में पहुंच गया जो इस वक्त हमारी एनिमी कंट्री है। पाकिस्तान अभी भी हमने एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है। पाकिस्तान अभी भी हमने एनिमी कंपनी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, एनिमी कंट्री, ना चाइना। क्योंकि एनिमी कंट्री कौन होती है? जब वॉर होती है, जैसे यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, जैसे वर्ल्ड वॉर में हुआ था जर्मनी और ब्रिटिशर्स की आपस में लड़ाई, ये वही केस आ रहा है। जर्मन्स ने स्टार्ट की थी वॉर, और सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, सबसे पहले। तो उन्होंने क्या कहा, देखो इस केस को पढ़ते हैं, पहले पढ़ ले। अ कंपनी में भी कैरेक्टराइज्ड एज एन, क्या हुआ बेटा? ये एक्सक्यूज आप कब तक मेरे को देते रहोगे यार? तो रोज मुझे ये एक्सक्यूज देते रहोगे तो मैं नहीं पढ़ूं। एक आध बात समझ में आता है, आप हर रोज मुझे यही कहते हो। मैंने कहा था 5 पेज का है, ये 4th पेज है, जहां तक मुझे लग रहा है 4th पेज है, वो भी मैं आधा करा चुका हूँ। A company may be characterized as an enemy company if, सुन लो, मैं अभी जो बोल भी रहा था वही है, affairs are under the control of the people of an enemy country। कंट्रोल उनके हाथ में है। जो नीचे मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ वहां पर जर्मन्स के हाथ में कंट्रोल था एक कंपनी का, और जर्मन्स ही कौन थे? जो उस वक्त ब्रिटिशर्स के एनिमी बने हुए थे।
रियल में एनिमी थे क्योंकि उनके बीच में वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर तो आपने देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी, है ना। कब हुई थी वर्ल्ड वॉर? ये 1916 का केस है, उसी के दरमियान ही हुई थी। क्या कह रहा है? फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन हु आर रियली एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास वास्तव में कंपनी का अफेयर का कंट्रोल है, उनको वो चेक कर सकती है कोर्ट। द लीडिंग केस डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। सुन लो बेटे, मैं इसको समझा रहा हूं, आपने इसे घर पे लिखना है, पहले सुन लो, अभी लिखवाऊंगा तो टाइम नहीं है। जो कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी थी, ये जर्मन कंपनी थी, ध्यान रखना बेटा। इसका काम था टायर प्रोवाइड करना। ये डैमलर पर्सन का नाम नहीं है, डैमलर कंपनी है ये भी। ये कंपनी इस जर्मन कंपनी के टायर्स खरीदती थी। इन्होंने टायर्स बेचे, लायबिलिटीज क्रिएट हुई, डैमलर के अगेंस्ट इन्होंने केस ठोका कि भाई हमारे पैसे दो। नटशेल बता रहा हूं, जब लायबिलिटीज क्रिएट हो गई तो इस कंपनी ने, कॉन्टिनेंटल टायर ने डैमलर के अगेंस्ट केस ठोका कि हमारे पैसे दो। डैमलर कंपनी ने मना कर दिया कि भी आप तो एनिमी कंट्री हो, आप लोग तो एनिमी कंट्री हो, हम नहीं देंगे। वजह की बात क्या थी? इसके अंदर सारे डायरेक्टर्स जर्मन थे और जो सेक्रेटरी था कंपनी का वो ब्रिटिशर था। दिमाग, सारा कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास था, डायरेक्टर्स ही तो कमांड करते हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी था वो सिंगल एक ब्रिटिशर था सिर्फ, बाकी सारे शेयर होल्डर जर्मन थे। और जर्मन ने स्ट्राइक किया ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो इसका मतलब दोनों में वॉर हो गई। दोनों में वॉर हो गई तो दोनों एक दूसरे के एनिमी बन गए। उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था कि भाई ये केस होगा कि नहीं होगा। डैमलर कंपनी ने मना कर दिया पैसे देने से। तब तक नहीं था ये, तब तक था ही नहीं, पहले बता दूं 1916 तक तो इंट्रोडक्शन ही नहीं था इस पॉइंट का। ये वाले पॉइंट का 1916 से पहले इंट्रोडक्शन नहीं था। अब डैमलर ने जब मना किया कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, उससे पूछा क्यों नहीं दोगे? आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट हियरिंग में हार गया डैमलर। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, लिखना है जैसे मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट हियरिंग में यानी फर्स्ट लोअर कोर्ट में केस हार गया डैमलर। उन्होंने कहा नहीं पैसे दो, उनका राइट बनता है, उन्होंने आपको सामान डिलीवर किया है, आप उनको पैसे दो। वो पहुंच गया आगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो जीता। तब उन्होंने डिसीजन दिया कि हाँ डैमलर जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे जो मैं आज पैसा दूंगा इनको, जो मैं पैसा दूंगा इनको, उस पैसे का यूटिलाइजेशन क्या होगा? जैसे आप कह रहे थे, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में, चाहे कंपनी के पैसे के फॉर्म में, वो जाएगा तो वहीं जर्मन के पास, और जर्मन और स्ट्रांग हो जाएंगे और जर्मन उस पैसे को यूज करेंगे वॉर में। भाई तभी तो पहले कोर्ट में जीत गए, तभी तो फर्स्ट उसमें जीत गए। भाई कंट्रोल तो वो भी देख रहा है, फर्स्ट पॉइंट में तो वो जीत गए, लेकिन जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाउस ऑफ लॉर्ड पहुंचे, तो वहां केस हार गए। केस एक्चुअली डेमलर ने ये किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, उन्होंने ये पैसा ये सूट किया था कि हमें पैसे चाहिए, लेकिन डेमलर कंपनी ने ये सूट करके डाला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ये पैसे आपके नहीं बनते क्योंकि आप एनिमी कंट्री हो। इस तरह से केस दिया। अब क्या हुआ सुन लो बेटे, अब क्या हुआ? डेमलर कंपनी के फेवर में केस आ गया, सिर्फ ये कहते हुए क्योंकि ये एनिमी कंट्री है और इसका जो तर्क है बिल्कुल ठीक है, इनको पैसे नहीं मिले। हालांकि कभी इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी नहीं गई है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो नटशेल क्या है? आप एनिमी कंपनी कब कहलाते हो? जब आपका कंट्रोल और अफेयर्स किसके हाथ में पहुंच जाए? एनिमी कंट्री के हाथ में। तो यहाँ पर वही कहा गया कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सारे जर्मन हैं, तो इसका मतलब कंट्रोल उनके हाथ में था और वो लोग हमारे एनिमी कंट्री के हो गए, तो एनिमी कंट्री कहलाई। एनिमी कंट्री बन गई तो एनिमी कंपनी। ठीक है। सेकंड, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यूज। आप अब सीए कर रहे हैं,
सीए करने में आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी कंपनीज शेल कंपनीज कहलाती हैं, जो मोदी जी ने अटैक किया उन शेल कंपनीज पर। उनका मेन पर्पस होता है टैक्स बचाना, टैक्स कम से कम देना पड़े। जब ऐसा पता चल जाए जब ऐसा पता चल जाए कि आपने जो कंपनी की फॉर्मेशन की है वो सिर्फ उसका पर्पस टैक्स बचाना है, तो कोर्ट की इंटरफेरेंस हो जाएगी और वहां पर कोर्ट कहेगा कि सॉरी, यू कांट डू दिस, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब भी मैं पहले ब्रीफ कर दूं, आप घर जाके थोड़ा सा इसे पढ़ना। इसके अंदर भी इन्होंने 3 केसेस समझाए हैं। पहला एस बेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, दूसरा जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और तीसरा आपका डिंचाओ मेनकेजी पैटर्न। ये जो डिंचाओ केस है काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इसके बारे में काफी पूछा गया है और काफी इस पर फोकस भी किया गया, इसीलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल भी ले ली गई। अदरवाइज है सभी के अंदर कि उनका पर्पस क्या था, टैक्स बचाना। जब आप टैक्स बचाएंगे तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। जरा एक बार डिंचाओ वाला केस एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। डिंचाओ वाला केस जल्दी से, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा। आ रहा है ना, देखो पैसा कमा रहा है, बदले में कंपनी खड़ी कर रहा है, कंपनी खरीद के वो गोल गोल सारी ट्रांजैक्शन इधर से उधर घुमाई जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या था, टैक्स उसका सेव हो रहा था और टैक्स ना देना पड़े, इसलिए उसने इतनी सारी कंपनीज खोल दी और ऐसा बहुत सारा होता था। ये मेरे साथ भी प्रैक्टिकल हुआ है कि वन टाइम मैं एक इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया, तो मैंने पूछा कि हाँ जी बताइए पर्पस क्या है, मेरा ड्यूटीज क्या है। कह रहा जी आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके लिए पैसे दोगे? कह रहे हाँ जी। कह रहे हमारी जी 16 कंपनीज हैं, आपको बता दिया जाएगा, उन 16 कंपनीज को बैठकर आपको एक कमरे में बैठकर, ऑल दो कंपनी बड़ी थी लेकिन उनको क्या था, तिकड़म चाहिए थी, टैक्स बचाना था। हाँ मतलब चले गए हमने इंटरव्यू देने, जब यंग यंग थे हमने कहा चलो, नए नए लॉयर बने थे, हमने कहा एक बार देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसकर। तो उनको बंदा ही चाहिए था कि जो इस तरह से खुद ऑलरेडी शील्डेड हो, जैसे लॉयर है तो ऑलरेडी शील्डेड है ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इनके साथ तुम्हारी कोई समस्या नहीं रहेगी, नहीं करो। लेकिन जब वो समझ में आया कि 16 कंपनीज, पता चल गया कि शेल कंपनीज है, पता चल गया कि सारा घुमाएंगे और सारा फिर मेरे बेस पर ही घुमाएंगे, ये भी समझ में आ गया, सारे बाद में सिग्नेचर भी मेरे ही करवा लेंगे, तो फिर हमने कहा छोड़ो, क्योंकि बाद में तो दिक्कत होगी, तो इसलिए हम गए नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि पुराने जमाने में ऐसा प्रोसेस बहुत चल रहा था, रेगुलर, रेगुलर मतलब रेगुलर। मोदी जी आने के बाद इन्होंने काफी कंट्रोल किया और आपने सुना भी होगा कि हजारों शेल कंपनीज थी जिनको वाइंड अप किया गया, हजारों शेल कंपनीज। ठीक है, द इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक टू द एसएससी बाय वे ऑफ लोन। द कोर्ट डिसाइडेड दैट प्राइवेट कंपनीज वर assumed and a corporate will was lifted to decide the real honor of the income। यानी जो उन्होंने कहा ना कि सारी फेक कंपनीज थी, तो शम वर्ड जो यूज किया जाता है फेक कंपनी के लिए यूज किया जाता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब थोड़ा सा ही ब्रीफ कर रहा हूँ जिससे खत्म तो हो जाए टॉपिक, अब बीच में छोड़ना अच्छा रहेगा। 5 पॉइंट है तरफ, 5 पॉइंट। Where it was found that sole purpose of the formation of company was used to reduce the amount of paid by way of bonus to workmen। देखो बेटा, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर कुछ ट्रांजेक्शन और डाल दी जाए तो उससे हम एक ऐसे स्लैब में आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बैंकिंग के ऊपर। अगर आप पहले क्या होता था, अगर आपका बैंक में इंटरेस्ट 10,000 रुपए से कम है, अब तो बढ़ा दिया, अगर आपका बैंक इंटरेस्ट 10,000 यानी 9,999 है तो आपसे टैक्स नहीं काटेंगे बैंक। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपया है तो उस टाइम पर 20% काटती थी। 1 रुपए के चक्कर में कितने का नुकसान हो गया, 30,000 का। अब जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप क्या करोगे, 2,000 का नुकसान हो गया, तो आप क्या सोचोगे कि यार इसमें जरा मैनिपुलेशन किया जाए कि मेरा इंटरेस्ट जो है 10,000 ही ना बने।
बेशक से 9,000 बन जाए, एक दूसरी इन्वेस्टमेंट मम्मी के नाम से कर दो, पापा के नाम से कर दो, भाई बहन के नाम से कर दो, जिससे हम उस लीगल ऑब्लिगेशन से बच गए। लेकिन बच गए का मतलब मैनिपुलेट किया। जब एक इंडिविजुअल ऐसा सोच सकता है तो कंपनी तो सोचती होगी। वो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? जब हमें बोनस देना है वर्कमेंस को। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि रूल्स हैं, अगर आपको इतना प्रॉफिट हो गया तो आपको वर्कर्स को बोनस देना पड़ेगा, रूल है। वर्कमेंस उसमें पढ़ेंगे आप कॉम्पनसेशन फंड में। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पियर्सिंग द वेल ऑफ द ट्रांजैक्शन कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, ये जो ट्रांसफर किया था आपने, जो खर्चे दिखाए हैं, हमें पता है ये खर्चे इसलिए दिखाए हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट कम आए, प्रॉफिट कम आएगा तो आप बोनस देने से बच जाएंगे। दैट इज प्योरली अनफेयर। उन्होंने उसको क्या कर दिया? लिफ्ट कर दिया। इसका एक बार एक केस आप पढ़ लेना, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। वर्कर्स ने केस किया है किनके अगेंस्ट? कंपनी के अगेंस्ट। इसका जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो लॉ था, कंपनी का जो रूल था, इसी चीज को बचाने के। ये भी होमवर्क दे रहा हूं, पढ़ लेना जरूर। उसको लिखना है पूरा केस को और ये आपको पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनीज टू एक्ट एज एजेंट। क्या होती है सब्सिडरी कंपनी? जिस पर आपका कंट्रोल है। एक कंपनी का जब दूसरी कंपनी पर कंट्रोल है तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, वो अलग इशू है। अभी हम सिंपल ये समझ रहे हैं कि वो आप जो पढ़ रहे हैं वो पूरा कॉमन बैलेंस शीट से आपने पढ़ा हुआ है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से उसमें दे रखा है। लेकिन अभी हमने क्या मानना है कि आपका शेयर होल्डिंग से कंट्रोल आ गया, उससे भी है कंट्रोलिंग है वो अफेयर्स के थ्रू, जो आप कह रहे हो डायरेक्टर्स वाला। यहाँ पर वही हम मानकर क्या चल रहे हैं कि आपने कंपनी का कंट्रोल लिया हुआ बाय वे ऑफ शेयर्स। जिस कंपनी का दूसरी कंपनी पर 51% शेयर हो गया या 50% से ज्यादा हो गया तो कंट्रोल आ गया। तो हम पहले से ही सब्सिडरी कंपनी क्रिएट करते थे। ये लो जी 60% शेयर हमारे, बाकी 4% किसी और को दे देंगे। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि नॉर्मली क्या होता था कई बार कि बड़ी वाली कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करते थे? छोटी कंपनी क्रिएट कर दी, कंट्रोल उसका अपने पास रख लिया और वो काम उस छोटी कंपनी से करा लिया। तो फाइनली किया किसने? बड़ी कंपनी। ये करा किसने जाता था कि बड़ी कंपनियों को, बड़ी मछलियों को कहा जाए कि भैया आप अपने अलग तालाब में रहो, छोटी मछलियों को अलग तालाब में रहने दो, जिससे कि दोनों ग्रो करें। आप अपने हिसाब से ग्रो करो, वो अपने हिसाब से ग्रो करें। अगर बड़ी कंपनी ग्रो करती रहेंगी तो छोटी कंपनियों का क्या होगा? ये एक्चुअली इसलिए था, लेकिन वो लोग नहीं माने। अब जिसका केस सामने आ जाएगा तो फिर वो कोर्ट क्या करती थी? उसमें इंटरवीन करती थी और उनको कि भैया ये आप गलत कर रहे हैं, आ जाओ। इसमें लिखा भी हुआ है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कमीशन के। इसमें भी जो आप देखेंगे तो यही था कि एक पर्टिकुलर लाइसेंस उनको नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी फॉर्म की और उसके थ्रू वो लाइसेंस ले लिया। जैसे आप सुनते भी होंगे कि कई बार होता है कि मान लीजिए डीटीसी बसें चलनी है, डीटीसी बसों ने कहा कि हाँ जी प्राइवेट ऑपरेटर्स को अपॉइंट करेंगे हम, लेकिन एक प्राइवेट ऑपरेटर 2 बस से ज्यादा नहीं डालेगा। एक प्राइवेट ऑपरेटर 2 बस से ज्यादा नहीं डालेगा। अब मेरे पास 50 बसें हैं तो मैं क्या करूंगा? छोटी 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 25 कंपनी और बनाऊंगा। सब पर कंट्रोल मेरा। 50 बसें अलग अलग कंपनी की, देखने को 25 कंपनी है, लेकिन सबकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में? तो कोई और पनप पाएगा क्या? कोई और पनप ही नहीं पाएगा। तो ये चीज। एंड लास्ट वन, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट लॉ। अगर कंपनी का फॉर्मेशन ही सिर्फ फ्रॉड करने के लिए हुआ है और वो इंटेंशनली पहले से स्ट्रांग है कि हाँ भैया हमें तो अगेंस्ट लॉ जाना ही जाना है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आए तब से सो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट हो जाएगी और फिर वो मामला कोर्ट की इंटरवीन आ जाएगी और कोर्ट उसी हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। तो जो आपका उसमें भेजने से सबको मिल जाता है, ये अगर जो ग्रुप बना हुआ है कोई छूटता तो नहीं है, सब है ना उसके अंदर। तो मैं अभी भेज देता हूँ, अभी मेरे पास है। तो एक बार आप पढ़ना घर जाके और मुझे प्लीज ये कमेंट कर देना कि यूजफुल है कि नहीं, या इससे पढ़ाऊं या फिर इससे पढ़ाऊं, ये मुझे बता देना। डोंट वेस्ट योर टाइम।
थोड़ा सा मैंने इसमें ब्रीफ कर दिया क्योंकि मैं देख रहा था कि आगे ना रेपिटेशंस बहुत हो रहे थे, क्योंकि कम से कम टाइम बचता है, अदरवाइज ये मेरे को लगता नहीं था कि हम आज खत्म कर पाते अगर हम बुक से पढ़ते। ठीक है, मैंने होमवर्क दिया है, केसेस को आपने स्टडी करनी। सुन लो बेटे, जो केस इसके अंदर मेंशन है, जो डिटेल में मेंशन है, उनकी स्टडी करके आना। एक केस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है, एक केस मैंने टिम्बर वाला एक्सप्लेन कर दिया आपके साथ। उसके अपने नोट्स खुद बनाना कि मैंने क्या बताया, देखो कि आप लिख पाओगे कि नहीं पाओगे। इसमें हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने। एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल है, एक कंपनी के मीनिंग और डेफिनेशन, और उससे पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, व्हाई रिक्वायर्ड दिस एक्ट, और किस तरह की कंपनी इसके अंदर आती है। ठीक, थैंक यू।